सो वेलकम टू डेली फैक्ट। जैसा हमने शुरू किया है कि हम सबसे पहले जो है वो दिन की शुरुआत करंट अफेयर से करते हैं और द हिंदू को एनालाइज करेंगे। हम आज जो है वो हम 4 जनवरी 2025 का जो द हिंदू है उसको देखेंगे। इसमें जो हमारा टारगेट है वो क्विक रिवीजन की तरफ है कि जितनी भी न्यूज़ मेंशन्ड है पेपर में उसको हम जो है वो प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे। प्लस साथ के साथ में इससे ये भी क्लियर होगा कि न्यूज़पेपर को किस तरह से पढ़ा जा सकता है या कोई न्यूज़ है वो किस तरह से हमें हेल्प कर सकती है एग्जाम में, प्रीलिम्स में और मेंस में, दोनों ही तरफ से जो है वो हम इसको कवर करेंगे। अगर आप हमारे साथ करंट अफेयर की लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तो देखो, सबसे पहले तो एक लाइन के बारे में बात करेंगे। ये प्रेसिडेंट जो हमारी है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत है बिगर फोकस की, हमें फोकस करना चाहिए मेंटल हेल्थ के ऊपर। मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग अभी काफ़ी चैलेंजेस देखे जा रहे हैं। इवन अगर हम बात करें जो हमारे सेंट्रल आर्म रिजर्व फोर्सेज है उसमें भी हम देखते हैं सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा, कि जो डिफेंस पर्सनल्स है वो क्या करते हैं, सुसाइड कर रहे हैं ड्यू टू द प्रेशर। और उसके बाद फार्मर्स की बात करें तो वो भी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस लाइक कि लोन का केस हो गया या अदर कोई स्ट्रेस हो गया या फिर लाइक खाना नहीं है, फसल अच्छी नहीं हुई तो वो उसको स्ट्रेस को झेल नहीं पाते। तो वो एक तरह से वो मेंटल हेल्थ में इंक्लूड होता है। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो कोटा मतलब रीजन वहाँ पर सुसाइड करते हैं। इवन लाइक यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी बड़ी, और दिल्ली में अगर हम बात करें, प्री क्लियर नहीं हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोग जो है वो हिम्मत हार कर सुसाइड करते हैं। तो ये सभी जो है वो कंसर्न लिंक करते हैं किसके साथ, मेंटल हेल्थ के साथ। तो अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो इसके ऊपर कंसर्न रेज किया है, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमें इनिशिएटिव लेने की बहुत सख्त जो है वो ज़रूरत है। देन उसके बाद 3 जनवरी को जो है वो सावित्री बाई फुले जी का बर्थ था, बर्थ एनिवर्सरी जो हम इनके मनाते हैं। इनका बर्थ जो है वो 1831 में हुआ था। ठीक है, याद रखना ये 1831 में बर्थ हुआ था इनका। ये पोइट और सोशल रिफॉर्मर थी। हम कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर और पोइट। इनके काम अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने भी तारीफ़ की है। इन्होंने जो इनिशिएटिव जो शुरू किए थे, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक वुमेन एजुकेशन या गर्ल्स के लिए स्कूल या फिर ऑर्फनेज वगैरह जो इन्होंने शुरू किए थे, उसमें जो है वो ब्रिटिश सरकार ने भी इनकी तारीफ़ करी थी। मतलब काम ऐसा करो कि दुश्मन भी तारीफ़ करे। तो ब्रिटिश सरकार उस टाइम पे जब हम गुलाम थे, ठीक है, एक तरह से हम जो है वो कॉलोनियल पीरियड में थे, उस टाइम पे भी हमारी जो है वो तारीफ़ की गई। और इस टाइम पे देखो 1852 में जो इस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी था, कितना उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर जो है वो स्टेट्स को एनेक्स किया जा रहा था, उस बंदे ने भी जो है वो यहाँ पे तारीफ़ करने से जो है वो पीछे नहीं हटा। तो उन्होंने पहला स्कूल जो गर्ल्स के लिए बनाया था वो 1848 में पुणे में बनाया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। देन उसके बाद 1852 में बेस्ट टीचर का अवार्ड इनको दिया गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये दिया। 1863 में इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, इन दोनों ने जो है वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। इन्होंने शुरू किया। दैट मीन्स सोशल रिफॉर्मर अगर कोई भी है तो वो सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाइक सती अबॉलिशमेंट, विडो रीमैरिज, या फिर अगर हम बात करें चाइल्ड मैरिज, इनके अगेंस्ट जो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट वॉइस रेज करता है। ठीक है, जो ये बाल हत्या की जा रही है इसको रोकने के प्रयास करता है। सोशल रिफॉर्मर सब यही होते हैं, एजुकेशन को स्प्रेड करने की बात करते हैं, जो आपके वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। सभी सोशल रिफॉर्मर्स इसके ऊपर काम करते हैं। बट हमें क्या करना है, उनके काम याद रखने हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया। देन उसके बाद इनकी 2 बुक्स भी थी, ठीक है, काव्य फुले जो इन्होंने 1854 में लिखी थी, और भवन काशी सुबोधे रत्नाकर, ये 1892 में इन्होंने लिखी है। फिर इनकी एक पोएम भी थी जिसका नाम था गो गेट एजुकेशन। और ये जो पोएम है ना, आप इसको एज एन कोटेशन भी लिख सकते हैं अपने आंसर में। गो गेट एजुकेशन मतलब एक मोटिवेशन है कि भाई उठो, भागो, पढ़ो। सिंपल इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो सावित्रीबाई फुले जी के जो हस्बैंड का नाम था, उनका नाम था ज्योतिराव फुले, और इनका एक समाज भी था सत्यशोधक समाज। कौन से ईयर में बनाया था सत्यशोधक समाज इन्होंने? 1873, याद रखना। और 1873 के 2 साल बाद आर्य समाज बनाए। आर्य समाज बनाए 1875 में। और इनसे पहले, इससे 3 साल पहले बनाए पुणे सार्वजनिक सभा। पुणे सार्वजनिक सभा 1870। तो तीनों को अब साथ में याद कर रहे लिंक करके। देन उसके बाद एडिटोरियल है, ये फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी से लिंक करता है। वन नेशन वन इलेक्शन इसकी पर बेस्ड एडिटोरियल है। तो यहाँ से हमें कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म पता होना चाहिए कि फेडरलिज्म का कंसेप्ट क्या होता है।
जनरली बात करें पावर डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जब हम बात कर रहे हैं कि पावर को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट के बीच में, यानी कि पावर एक पर्सन के हाथ में नहीं रहेगी, तो देन उस केस में उसको कहा जाता है फेडरलिज्म। और भारत में जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है, ये जो है वो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा। आर यू श्योर? यस सर। तो जो प्रोविजंस है वो साथ के साथ में हमारे जो है वो किस में मेंशन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी। जो 1935 है उसके प्रोविजंस है, लेकिन जो फाइनल आती है वो हम लिंक करते हैं इसको कनाडा के साथ। देन उसके बाद डेमोक्रेसी को क्लियर होना चाहिए, तो हमारे यहाँ पर कौन सी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है? रिपब्लिकन। और रिपब्लिकन में कौन से टाइप के हैं हम? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कैसा है? इलेक्टेड या नॉन इलेक्टेड। इलेक्टेड या इनडायरेक्ट हेरिडेटरी? इलेक्टेड। इलेक्टेड में कैसा है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड या डायरेक्टली इलेक्टेड? इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्ट इलेक्टेड। जहां पे डायरेक्ट इलेक्ट होगा वो कौन सी फॉर्म की गवर्नमेंट होगी? प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल। कोई एक एग्जांपल? यूएसए। सेमी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी है उसका कोई एग्जांपल, जहां पे सेमी प्रेसिडेंशियलशिप है? फ्रांस। ध्यान में रखना। देन उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन, ऑलमोस्ट हम इसके ऊपर ऐसे भी लिख चुके हैं, हमने इसके ऊपर टॉपिक्स भी डिस्कस कर लिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब हो गया कि जो आपके एमपी और एमएलए है, ठीक है, अब एमएलए एमपी से ही बात करते हैं, ठीक है, इनके इलेक्शन एक टाइम पे कंडक्ट करवाना। और रामनाथ कोविंद जी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके अंडर एक कमेटी बनाई गई थी जिसने रेकमेंड किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है भारत में, यानी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन भी इसको कहते हैं। तो हमें क्या करना है कि जब भी ये टॉपिक आता है तो हमें मेरिट्स और डिमेरिट्स के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना है, मेरिट डिमेरिट्स, और फिर उसके बाद हमारे क्या वे फॉरवर्ड है, हमें अपने वे फॉरवर्ड बताने हैं, और वे फॉरवर्ड के बाद फिर एक कंक्लूडिंग जो है वो लाइन होनी चाहिए आपका, यानी कि एक कंक्लूजन होना चाहिए। तो इस तरह से जो पूरा जो है वो आप आंसर लिख सकते हैं, और ये भी जो है वो आपको अब एक बार दोबारा लिखना है। इसको लिखते हैं तो देखते हैं पिछले से कितने पॉइंट्स अभी नए आते हैं माइंड में। उसके बाद आर्टिकल 356 जिसको स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और ये एक तरह से लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन है, और इसमें जो है वो फिर गवर्नर के पास पावर होती है कि वो क्या करता है कि फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट कर देगा कि सर अभी स्टेट आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है, आप टेक ओवर कर लो, तो उसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। अब प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, एक तरह से यूनिटरी पावर है, ये सेंटर जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं कि गवर्नर, या तो गवर्नर रूल चलेगा या फिर सेंट्रल जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी जो पूरे कानून वगैरह बनाएगी। 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो हमें याद रखना है कि इसमें 2 ग्राउंड आते हैं। एक तो आर्टिकल 356 इटसेल्फ हो गया, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है वो फेल हो गई, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, ठीक है, या फिर आर्टिकल 365, इसमें कहा गया है कि जब कोई स्टेट सेंटर की कोई डायरेक्शन है उसको फॉलो करने से मना कर देती है, इग्नोर कर देती है, तो देन उस केस में भी जो आपका लगेगा आर्टिकल 356 के अंडर ही, ठीक है, लगेगा आर्टिकल 356 के अंडर ही। इसमें एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 355। क्या कहता है आर्टिकल 355? देखो इसको याद करना, इसी के साथ याद करेंगे सही रहेगा। अभी प्रेसिडेंट रूल लग रहा है मतलब सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बताया किसमें? आर्टिकल 355 में। इसमें कहा है कि इट बिकम सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट स्टेट, क्योंकि हमने कह दिया है कि वी आर, हमारे पास तो कुछ नहीं है, वी आर इनडिस्ट्रक्टिबल, वी आर डिस्ट्रक्टिबल, और यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल है, हम लोगों को तो कभी भी यूनियन बदल सकता है, लेकिन हमारे पास उतनी पावर नहीं है इस करके फिर यूनियन ही हमें प्रोटेक्ट करेगा कि अगर आप हमें बदल रहे हो तो भाई आप ही हमें प्रोटेक्ट करोगे। जैसे मान लीजिए अगर तेलंगाना नई स्टेट बन गई, तो फिर तेलंगाना सरकार ने ये भी साथ साथ में बोल दिया कि भाई देखो आपने हमें बनाया है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कहाँ से है? आर्टिकल 355। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा कौन से रहे हैं? 356 से, और निभाने के जो 2 ग्राउंड है वो है आपका आर्टिकल 356 इटसेल्फ और 365 सेकेंड। क्लियर? देन उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी एंड लीगल रिफॉर्म्स। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होगा? दिवालिया होना। क्रॉस बॉर्डर बात की जा रही है, कैसे? इस देश में दिवालिया हुए, दूसरे देश में भाग गए, और ऐसा जनरली देखा जाता है। अब जब दूसरे देश में भाग गए तो वहां पर इस देश का कानून नहीं लगेगा, और वहां पर वो जाके मजे से जी रहे हैं जिंदगी अपनी।
ऐसा करते हैं ना लोग, अपने आप को पहले लोन ले लेंगे बहुत सारा और फिर खुद को दिवालिया डिक्लेयर कर देंगे कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है जी, रिटर्न कैसे करेंगे। और रिटर्न, अब उनके पास पैसा नहीं है, वो दूसरी कंट्री में चले गए, वहाँ पे उनका मस्त काम चल रहा है, यहाँ पे उन्होंने अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। और ये आज से चैलेंज नहीं है, ब्रिटिश सरकार के टाइम से चैलेंज है। ये चैलेंज ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इसको रोकने के लिए फेल हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने भी देखा था कि कंपनीज के एम्प्लॉयज़ क्या करते थे, पहले तो बहुत ज़्यादा करप्शन करते थे, ठीक है, या फिर उसके करप्शन के बाद जब गवर्नमेंट शुरू हुई, क्राउन रूल शुरू हुआ, तो उस टाइम पे भी करप्शन करते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन वो करप्शन करने के बाद क्या आता था, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी या फिर किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाते थे, पकड़े ही नहीं जाते थे। तो इसको रोकने के लिए वो लेकर आए थे इंडियन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1848। ये आया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के टाइम पे आया था इंडियन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1848। ये याद रखना, एक्ट का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया था प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909। बट लेकिन फिर भी जो आपका ये इंसॉल्वेंसी के केसेस थे, जो दिवालिया हो रहे थे, इसके केसेस को टारगेट करना मुश्किल हो रहा था। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने भी इस पर कोई चेंज नहीं किया। इवन जो हमारा थर्ड लॉ कमीशन था, उसकी 26 रिपोर्ट, आप इस तरह से रिपोर्ट भी साथ के साथ में लिख सकते हैं, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए। उन्होंने भी कहा था कि मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए, ऐसा जो है वो 1964 में उन्होंने कहा। बट लेकिन हमने फिर जो है वो इग्नोर किया, क्योंकि वी आर इन बिजी इन ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, हमें ग्रीन रेवोल्यूशन करके जो है वो फूड सबको पहुंचाना था, हमें जो है वो हैवी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना था, हमें हमारी ऑलरेडी इकोनॉमी इन्वर्ट थी, तो हमने कहा कि यार कोई धोखा कहाँ देगा, अभी तो सब ऑनेस्ट है। लेकिन जब लिबरलाइजेशन हुई 1991 में, तो उसके बाद फिर ये क्लियर समझ आ गया कि भाई ये अगर लिबरलाइजेशन हो रही है और कोई कंपनी, लाइक मान लीजिए कोई फॉरेनर है, उसने इन्वेस्ट कर दिया, अब वो इन्वेस्ट किसी पर्सन ए के अंडर किया, भाई ये पर्सन ही ए पैसा लेके भाग गया, तो फिर जो आपकी कंट्री ने, किसी कंट्री ने इन्वेस्टमेंट की होगी, उसका तो इफेक्ट पड़, उसको तो इफेक्ट पड़ गया। भारत सरकार कहाँ से देगी पैसा, जब पर्सन पैसा लेके तो ए भाग गया, ए पर्सन भाग गया। तो फिर इस केस में यहाँ पर क्या हुआ कि कॉम्प्रेहेंसिव लॉ की रिक्वायरमेंट आई, कि सबसे पहले कहा कि भाई कॉम्प्रेहेंसिव लॉ चाहिए। अब जब ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर ही रहे हैं, फिर 3 कमेटीज़ बनी। कमेटीज़ का नाम प्री के लिए याद रखना जरूरी है, ठीक है। इरादे कमेटी 2000 में बनी, मित्रा कमेटी 2001 में बनी, और ईरानी कमेटी 2005 में। इरादे, मित्रा, ईरानी, ये 3 कमेटीज़ बनी 2000, 2001 और 2005। इन्होंने रेकमेंड किया कि एक ना आपके पास, सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई देखो 1997 में यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड मॉडल लॉ जो है वो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को रोकने के लिए बनाया गया। तो देखो पहले तो भारत को इन्होंने ये बोला कि भाई आप उसको एक्सेप्ट कर लो। इंडिया ने कहा ठीक है, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी कुछ तो रुकेगी। फिर उसके बाद 2015 में आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टरी कोड 2015। बैंकरप्ट का मतलब क्या हो गया कि अब आपके पास पैसे ही नहीं है देने के लिए, जो आपने लोन लिया था उसकी किस्तें ही आप नहीं चुका पा रहे हो, इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पा रहे हो उसके ऊपर। और फाइनली क्या होता है, ये 90 डेज का प्लान होता है। इंसॉल्वेंसी के केस में 90 डेज होते हैं, और उसके बाद अगर आप नहीं पे कर पा रहे तो आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देंगे। ये एडिटोरियल द हिंदू का है। देन इसके बाद इसमें वेरियस एक्ट भी है, डाटा भी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको पढ़ सकते हैं। बट लेकिन कमेटीज़ के नाम याद रखने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फैज़ अहमद त्रिवेदी, ये आईएएस हैं, ठीक है, सीनियर ऑफिसर, 1996 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं ये। इनको अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये अपॉइंटमेंट है, नाम याद रख सकते हैं। और इनको अपॉइंट किसने किया है, कैबिनेट कमेटीज़। जितनी भी कैबिनेट कमेटीज़ होती है मोस्टली उनको चेयर जो वो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। जितनी भी कैबिनेट कमेटीज़ होती है उनको कौन चेयर करता है, मोस्टली प्राइम मिनिस्टर। देन उसके बाद एनजीटी की बात करेंगे, आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बनाया गया है एनजीटी एक्ट से। एनजीटी एक्ट के थ्रू ही ये बना है, सबसे पहला पॉइंट एक। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है एनजीटी के रिगार्डिंग, कि जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस है ना, वो सभी के सभी एनजीटी देखता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आती है, जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वो एनजीटी एक्ट के अंडर नहीं आता। ये वर्क करते हैं नेचुरल जस्टिस के फिनोमेनन पे, ठीक है, नेचुरल जस्टिस पर काम करते हैं ये। और एनजीटी का जो डिसीजन होता है वो ऑलमोस्ट फाइनल होता है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, बट लेकिन सेम ही डिसीजन रहता है। इसका टारगेट एक तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस को सॉल्व करना था, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के बर्डन्स को कम करना। 2010 से पहले अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी कानून होता था तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही देखता था। तो फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा जब काम यहाँ से हल्का कर दिया।
देन इसराइल की स्ट्राइक इन गाज़ा, और ये गाज़ा जो स्ट्रिप्स है यहाँ पर इसराइल ने अभी स्ट्राइक किया, तो ऐसा कहा जा रहा है कि 30 लोगों की जो है वो यहाँ पर जो है वो डेथ हुई है, 30 लोग जो है वो मारे गए इस स्ट्राइक में। तो अब हमारे लिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो कंट्रीज है उनके साथ जैसे बॉर्डर शेयर कर रहा है इसराइल। जैसे आपका अगर हम बात करें, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, मेन 3 कंट्रीज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सबसे पहला। सेकेंड पॉइंट, उसके बाद इसराइल के रिगार्डिंग सोल्यूशन क्या है। ये जो इसराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट चला है, गाजा क्राइसिस या वेस्ट क्राइसिस को बोलते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन भारत कहता है 2 नेशन थ्योरी, दोनों अलग अलग कंट्रीज बन जाओ, बात खत्म। यहां पे एक रीजन है जिसको कहता है गोलन हाइट। गोलन हाइट एक टेबल लैंड प्लेट्यू है, और इससे अगर यहां पर इस रीजन में गोलन हाइट है तो यहां पर हो गया इसराइल, और इधर यहां पर है सीरिया की कैपिटल। तो अगर सीरिया इन्वेड करे गोलन हाइट के थ्रू तो ऑलमोस्ट वो बहुत जल्दी जो है वो इसराइल पहुंच सकता है। तो इसलिए ऑलमोस्ट इस रीजन पे जो है वो किसका कंट्रोल हो गया, जो है वो इसराइल का कंट्रोल हो गया है। वो बोलता है कि मैं कोई ऐसा चाहता ही नहीं हूँ कि कोई मेरे वहाँ पर है। प्लस इसराइल की सिंपल पॉलिसी यही है कि तुम आकर वहाँ एक मार दो, उसके बाद तुम नहीं बचोगे। तो इसराइल एक ऐसी कंट्री है जिससे यूएस भी डरता है, और इसराइल से यूएस इसलिए डरता भी है और कहता भी है कि हम दोस्त हैं। तो ताकतवर को दोस्त बनाओ। भारत का भी, जो भारत और इसराइल दोनों दोस्त हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसराइल ज्यूस कंट्री है, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उन सबके जो ऑनर है ना वो सारे ज्यूज है, सीईओ वो सारे ज्यूज। तो ये अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सबसे रिच लोग हैं ये। देन उसके बाद एक टॉपिक और है जिसको हम डिस्कस करेंगे, और ये लास्ट टॉपिक है हमारा, नॉर्थ सी। नॉर्थ सी के बारे में यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं अभी इलेक्टेड, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कुछ कह दिया, और इससे ये इंपॉर्टेंट हो गया। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन आ रखा है नॉर्थ सी को लेकर। तो याद रखना, नॉर्थ सी जो है वो अटलांटिक ओशन का पार्ट है, और ये नॉर्दर्न यूरोप में है, यानी कि यूरोप के जो है वो नॉर्थ, अगर ये यूरोप है और ये दिस इज अटलांटिक ओशन, तो यहाँ पर इस रीजन में जो आपको नॉर्थ सी जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझना है कि कौन कौन सी जो नेशंस है जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो उसमें इंग्लैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और स्कॉटलैंड, ये कुछ कंट्रीज है जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। रिवर्स अगर हम बात करें, नॉर्थ सी में जो ड्रेन होती है, थेम्स, ठीक है, रिहन और म्यूज, ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। और भी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन ये 3 याद रखना। तो अभी यहाँ से ये भी क्लियर होता है कि ये यूरोपियन नदियां हैं, ये यूरोपियन रिवर्स है। उसके बाद यहाँ पर फेमस स्पोर्ट्स भी है, ठीक है। रॉटरडम बहुत फेमस पोर्ट है, ठीक है। एंटवर्प ये भी है, और हैम्बर्ग, ये 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो कि आपके नॉर्थ सी में ओपन होते हैं। तो रिवर्स का नाम याद रखना, थेम्स, रैन और मीयूस। अभी जो ये कंट्रीज हैं इनको याद करने की एक ट्रिक भी है, ठीक है। और ये ट्रिक जो है वो है हमारी, नॉर्थ एंड बैग आर माई फ्रेंड्स। नॉर्थ एंड बैग आर माई फ्रेंड्स। अभी देखो, नॉर्थ से याद रखना नॉर्वे, बैग में बीई से याद रखना है बेल्जियम, और जी से याद रखना है जर्मनी, ठीक है। आर माई को छोड़ दो, उसके बाद फ्रेंड्स पे चलते हैं। एफ आर आई से फ्रांस याद रखना, ई से याद रखना है इंग्लैंड, एन से याद रखना है नीदरलैंड, और डी से याद रखना है डेनमार्क, और एस से याद रखना है स्कॉटलैंड। नॉर्थ एंड बैग आर माई फ्रेंड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।